मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉर्नियल ओपेसिटीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इंग्लिश वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे केरेटोप्लास्टी के बारे में, पीटीके के बारे में, साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल आयरेक्टेक्टमी कब करते हैं, कॉर्नियल टैटूइंग क्या होती है, आरजीपी लेंसेज कब दिए जाते हैं और कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कॉर्नियल ओपेसिटी को ट्रीट कब किया जाता है। ट्रीटमेंट की इंडिकेशंस क्या होती हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी को ट्रीट करना है या नहीं करना है, ये मेनली डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी मरीज़ को किस तरह से परेशान कर रही है। सबसे कॉमन सिम्टम जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आता है वो होता है नज़र में कमी। अगर कॉर्नियल ओपेसिटी कॉर्निया के सेंटर में होती है, विजुअल एक्सिस को ब्लॉक करती है, तो पेशेंट की आंख की तरफ जाने वाली लाइट रेज भी ब्लॉक हो जाती हैं। इन केसेस में पेशेंट की विजन कितनी अफेक्ट हुई है, ये कॉर्नियल ओपेसिटी कितनी डेंस है उस पर डिपेंड करता है। ओपेसिटी जितनी ज़्यादा डेंस होगी, पेशेंट की विजन उतनी ही ज़्यादा कम होगी। कॉर्नियल ओपेसिटी से पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म भी हो जाता है और इस कारण भी पेशेंट की विजन कम हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है क्योंकि कॉर्नियल ओपेसिटी कॉर्निया की सरफेस को डिस्टॉर्ट कर देती है। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी से भी इंड्यूस हो सकता है और पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी से भी। कॉर्नियल ओपेसिटी से पेशेंट को ग्लेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ग्लेयर मतलब चौंध लगना। पेशेंट तेज़ लाइट में देख नहीं पाता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी से पेशेंट को जो ग्लेयर महसूस होता है वो ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी से कहीं ज़्यादा होता है। हालांकि ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटीज़ नेबुलर ओपेसिटी से कहीं ज़्यादा डेंस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी लाइट रेज को पास तो करने देती हैं लेकिन उन रेज को स्कैटर कर देती हैं, जबकि ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटीज़ लाइट रेज को पास करने ही नहीं देती, तो ग्लेयर कैसे होगा। कॉर्नियल ओपेसिटी से पेशेंट को ड्राई आइज़ के सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं क्योंकि ओपेसिटी से कॉर्निया की स्मूथ सरफेस डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसकी वजह से टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट को इरिटेशन, रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी को ट्रीट करने की एक और इंडिकेशन होती है कॉस्मेसिस, यानी कि वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले केरेटोप्लास्टी। केरेटोप्लास्टी का मतलब होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें पेशेंट के ओपेक कॉर्निया को एक हेल्दी डोनर कॉर्निया से सर्जिकली रिप्लेस कर दिया जाता है। पेशेंट के कॉर्निया को हम एक कॉर्नियल ट्रिफाइन से रिमूव कर देते हैं, जिससे पेरिफेरल कॉर्निया की एक 360 डिग्री रिम बच जाती है। डोनर कॉर्निया को हम उस रिम के साथ सूचर कर देते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी कितनी डेंस है, इस बेसिस पे हम डिफरेंट तरह के केरेटोप्लास्टी प्रोसीजर्स डिसाइड कर सकते हैं। पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी को कहा जाता है, जिसमें हम पेशेंट के कॉर्निया की सारी लेयर्स को डोनर कॉर्निया से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। पार्शियल थिकनेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, जिसको लैमेलर केरेटोप्लास्टी भी कहा जाता है, उसमें कॉर्निया की कुछ ही लेयर्स को रिप्लेस किया जाता है। सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ को ट्रीट करने के लिए सुपरफिशियल लैमेलर केरेटोप्लास्टी की जाती है, लेकिन ये हम केवल उन ओपेसिटीज़ में करते हैं जो कॉर्निया के एंटीरियर 1/3 थिकनेस को ही इन्वॉल्व करती है। तो कॉर्निया के ओपेक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और उसे डोनर कॉर्निया से रिप्लेस कर देते हैं, और पेशेंट के कॉर्निया की जो बाकी की हेल्दी लेयर्स हैं, जैसे कि डीप स्ट्रोमा, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन और कॉर्नियल एंडोथेलियम, उनको नहीं छेड़ा जाता। डीप लैमेलोप्लास्टी उन केसेस में की जाती है जिनमें कॉर्नियल स्ट्रोमा का मेजर पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम डेस्मेट्स और एंडोथेलियम को रिप्लेस नहीं करते। कुछ केसेस में ओपेसिटी कॉर्निया की डीप लेयर्स को अफेक्ट करती है, लेकिन सुपरफिशियल लेयर्स बिल्कुल ठीक होती हैं। उन केसेस में पोस्टीरियर लैमेलर प्रोसीजर्स जैसे कि डीसेक, डीमेक, एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी एटसेट्रा किए जाते हैं, जिनमें कॉर्निया की डीप लेयर्स को डोनर टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन एंटीरियर लेयर्स को नहीं छेड़ते। कुछ केसेस में सर्जरी किस एज पे की जा रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बच्चों में अगर सर्जरी लेट की जाए तो एम्ब्लायोपिया डेवलप होने का रिस्क होता है। इन केसेस में हम चाहते हैं कि पेशेंट की आईसाइट जल्द से जल्द रिस्टोर हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसीजर के साथ भी कई तरह के रिस्क जुड़े हुए हैं। छोटे बच्चों में ग्राफ्ट फेलियर का रिस्क होता है। अगर कॉर्नियल ओपेसिटी वैस्कुलराइज्ड हो या पेशेंट को साथ में ग्लोकोमा हो तो रिस्क और बढ़ जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी कम लोग नेत्रदान करते हैं और आई बैंक की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी हद तक लिमिटेड हैं। ज़्यादातर मरीज़ इतने स्पेशलाइज्ड सेंटर्स तक इलाज के लिए नहीं जा सकते और कई लोग नेत्रदान जैसे इलाज के लिए तैयार भी नहीं होते। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना, हाइजीन मेंटेन करना,
बार बार हॉस्पिटल में फॉलोअप विजिट के लिए आना, ये सब भी मरीजों के लिए मुश्किल होता है। साथ ही छोटे बच्चों में पोस्ट ऑप एग्जामिनेशन करना जिससे कि ग्राफ्ट फेलियर या ग्राफ्ट रिजेक्शन के अर्ली साइंस डिटेक्ट हो जाएं, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि छोटे बच्चे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के लिए कोऑपरेट नहीं करते। कभी कभी ग्राफ्ट फेलियर की वजह से पेशेंट की विजन जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के पहले विजन थी उससे भी कम हो जाती है और रिपीट केरेटोप्लास्टी का प्रोग्नोसिस और ज़्यादा खराब होता है। इसलिए केरेटोप्लास्टी का एक सर्जिकल ऑल्टरनेटिव है ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी। ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी में हम आइरिस को थोड़ा काट देते हैं जिससे कि प्यूपल का साइज बड़ा हो जाता है और लाइट की पेरिफेरल रेज आई में एंटर करके रेटिना तक पहुंच जाती हैं। ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ के केसेस में काफ़ी बेनिफिशियल होती है, लेकिन ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी सक्सेसफुल हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जिस क्वाड्रेंट में आयरिडेक्टमी की जा रही है उस क्वाड्रेंट में पेशेंट का पेरिफेरल कॉर्निया क्लियर हो। ऐसा देखा गया है कि अगर पेरिफेरल कॉर्निया क्लियर हो तो पेशेंट की विजन 6/9 तक भी इम्प्रूव कर सकती है। ज़्यादातर आयरिडेक्टमीज नेज़ल या इन्फीरोनेज़ल क्वाड्रेंट में की जाती हैं क्योंकि इससे पेशेंट की डिस्टेंस विजन और नियर विजन दोनों को इम्प्रूव किया जा सकता है। सुपीरियर क्वाड्रेंट में आयरिडेक्टमी सबसे कम की जाती हैं क्योंकि वो एरिया आईलेट से कवर हो जाता है, लेकिन जिन केसेस में केवल सुपीरियर पेरिफेरल कॉर्निया ही क्लियर है उन केसेस में हम सुपीरियर आयरिडेक्टमी कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट की विजन किसी तरह से तो इम्प्रूव की जा सके। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है, बच्चा समझदार है, तो स्टेनोपिक स्लिट के हेल्प से भी डिसाइड किया जा सकता है कि आयरिडेक्टमी किस क्वाड्रेंट में की जा सकती है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के समय पेशेंट के प्यूपिल को डायलेट किया जाता है, फिर जिस क्वाड्रेंट में स्टेनोपिक स्लिट के थ्रू पेशेंट को सबसे क्लियर दिखाई दे रहा है उस क्वाड्रेंट में ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी की जाती है। केरेटोप्लास्टी से कंपेयर करें तो ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो केरेटोप्लास्टी की जितनी भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट फेलियर, सेकेंडरी ग्लोकोमा, पोस्ट ऑप केयर, सूचर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ये सब अवॉइड हो जाती हैं। ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी केरेटोप्लास्टी के कंपैरिजन में काफ़ी इजी प्रोसीजर है। पोस्ट ऑप केयर का ड्यूरेशन भी काफ़ी शॉर्ट होता है। साथ ही जब तक डोनर कॉर्निया के अवेलेबल होने की वेट हो रही है तब तक के लिए उसे एक टेम्पररी प्रोसीजर के लिए भी किया जा सकता है। ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? लार्ज कॉर्नियल ओपेसिटीज़ में जिनमें पेरिफेरल कॉर्निया भी इन्वॉल्व है उनमें ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी करने का ज़्यादा फायदा नहीं होता। कभी कभी अगर आयरिडेक्टमी ठीक भी है फिर भी पेशेंट को इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की वजह से एम्ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है। साथ ही ऑप्टिकल आयरिडेक्टमी से पेशेंट को ग्लेयर और फोटोफोबिया जैसी कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे पीटीके के बारे में। पीटीके की फुल फॉर्म होती है फोटोथेरेपेटिक केरेटेक्टमी। फोटो क्योंकि इसमें कॉर्निया को एब्लेट करने के लिए, बर्न करने के लिए लेज़र लाइट को यूज़ किया जाता है। पीटीके में एक्साइमर लेज़र यूज़ की जाती है, मोस्टली आर्गन फ्लोराइड। यही सेम लेज़र लेसिक प्रोसीजर में भी यूज़ होती है। थेरेपेटिक इसलिए क्योंकि इस प्रोसीजर को थेरेपी यानी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। केरेटेक्टमी क्योंकि इस प्रोसीजर में हम कॉर्निया के कुछ हिस्से को लेज़र से रिमूव कर देते हैं। तो पीटीके और पीआरके में क्या डिफरेंस होता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीटीके का मतलब होता है फोटोथेरेपेटिक केरेटेक्टमी और पीआरके का मतलब होता है फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। दोनों प्रोसीजर्स एक से ही होते हैं। डिफरेंस ये है कि पीटीके में हम कॉर्निया की किसी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं जबकि पीआरके में केवल पेशेंट के रिफ्रैक्टिव एरर को हटाया जा रहा है, किसी डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया जा रहा, इसलिए उसे फोटो रिफ्रैक्टिव कहते हैं। तो सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ को ट्रीट करने के लिए पीटीके किया जाता है। वो ओपेसिटीज़ जो कॉर्निया की 10 to 20% थिकनेस को इन्वॉल्व करती हैं, मतलब कि नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटीज़। एक्साइमर का मतलब होता है एक्साइटेड डायमर। ये मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी स्टेट में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट में आते ही इनका डिके होता है और यूवी रेडिएशन रिलीज होती है, जिस रेडिएशन को काफ़ी सर्जरीज में यूटिलाइज किया जाता है। आर्गन फ्लोराइड से जो यूवी रेडिएशन एमिट होती है उसकी वेवलेंथ होती है 194 नैनोमीटर्स। ये लाइट काफ़ी प्रिसाइज होती है, काफ़ी सटीक होती है और टारगेट के आसपास के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करती। आजकल कॉर्नियल स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए फेमटोसेकंड लेज़र भी यूज़ की जाती है। पहले पेशेंट को स्लिट लैम्प पे अच्छी तरह से चेक किया जाता है, फिर ओपेसिटी की थिकनेस और डेप्थ को कंफर्म करने के लिए पैकीमेट्री, एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी जैसे टेस्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है कि उन ओपेसिटीज़ को ट्रीट किया जाए जो कॉर्निया के एंटीरियर 100 माइक्रॉन्स को ही इन्वॉल्व कर रही हों, और स्ट्रोमल एब्लेशन के बाद जो स्ट्रोमा बच जाता है, जिसे रेजिडुअल स्ट्रोमल बेड कहते हैं, वो एटलीस्ट 250 माइक्रॉन का हो। ज़्यादातर सर्जन्स एम करते हैं कि रेजिडुअल स्ट्रोमल बेड की थिकनेस 350 से 400 माइक्रोन्स तक हो। ऐसा क्यों, ये हम बाद में समझेंगे।
अगर पेशेंट का एपिथेलियम ठीक है तो ट्रांस एपिथेलियल पीटीके भी किया जा सकता है, जिसमें एपिथेलियम को रिमूव नहीं किया जाता। पीटीके के बाद एपिथेलियम अपने आप ग्रो करके हील करता है। इस प्रोसेस में यूजुअली 3 से 7 दिन लगते हैं। पीटीके की एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले ये केरेटोप्लास्टी से कम इन्वेजिव प्रोसीजर है। हम एंटीरियर सेगमेंट में एंटर नहीं करते हैं। पोस्ट ऑप रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। अगर प्रोसीजर किसी कारण रिपीट करना चाहें तो ज़्यादातर केसेस में वो भी किया जा सकता है और रीसर्जरी भी काफ़ी हद तक सेफ होती है। पीटीके की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रेकरेंस ऑफ डिजीज़, मतलब जिस डिजीज़ की वजह से पेशेंट को कॉर्नियल ओपेसिटी हुई है, पीटीके के बाद वो डिजीज़ रीएक्टिवेट हो सकती है, स्पेशली अगर पेशेंट को हर्पेटिक इन्फेक्शन हुआ हो तो। इसीलिए पीटीके करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि पेशेंट को एक्टिव डिजीज़ तो नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी इन पेशेंट्स को क्लोज फॉलोअप पे रखा जाता है, जिससे कि अर्ली साइंस ऑफ रीएक्टिवेशन मिस ना हो जाएं। कुछ केसेस में पेशेंट को पीटीके से पहले प्रोफाइलैक्टिकली ओरल एंटीवायरल मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, जिससे कि रेकरेंस ना हो। पीटीके की दूसरी डिसएडवांटेज है कि इससे रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस हो सकता है। कॉर्निया एब्लेट करने से कॉर्निया उस एरिया में फ्लैटन हो जाता है। अगर सेंट्रल कॉर्निया एब्लेट हो तो सेंटर कॉर्निया में फ्लैटनिंग हो जाती है और पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ज़्यादातर पीटीके के पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिवली हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर देखा जाता है। इस इंड्यूस्ड हाइपरमेट्रोपिया की वजह से पेशेंट को सिग्निफिकेंट एनाइसोमेट्रोपिया भी डेवलप हो सकता है। अगर पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी को एब्लेट करें तो सेंट्रल कॉर्निया की स्टीपनिंग हो जाती है और पेशेंट को मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस हो जाता है। अगर मल्टीपल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ को एब्लेट करें तो पेशेंट को इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है। डीप ओपेसिटीज़ को रिमूव करने के लिए ज़्यादा कॉर्नियल स्ट्रोमा को एब्लेट किया जाता है और इन पेशेंट्स को इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में कॉर्नियल हेज डेवलप हो जाता है। कॉर्नियल हेज को मिनिमाइज करने के लिए हम पीटीके के दौरान माइटोमाइसिन सी यूज़ कर सकते हैं। पीटीके की एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है केरेटेक्टेशिया। केरेटेक्टेशिया का मतलब होता है कॉर्निया का एक्टेशिया, कॉर्निया का आगे की तरफ बल्ज करना। ये ज़्यादातर तब देखा जाता है जब पीटीके उन आइज़ में किया जाए जिनमें ऑलरेडी कोई रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर हो चुका है, जिससे कॉर्निया ऑलरेडी थिन हो चुका है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी कोशिश रहे कि रेजिडुअल स्ट्रोमल बेड एटलीस्ट 250 माइक्रॉन्स या टू बी ऑन द सेफ साइड 350 से 400 माइक्रॉन्स का हो, जिससे कि केरेटेक्टेशिया ना हो। कॉर्नियल ओपेसिटी मैनेज करने का एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज। इन केसेस में रिजिड गैस परमेबल लेंसेज यानी कि आरजीपी लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। ये नेबुलर और मैकुलर कॉर्नियल ओपेसिटीज़ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉर्निया की इरेगुलर सरफेस को कवर करके उसे स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे कॉर्नियल स्कारिंग की वजह से जो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट को होता है वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाता है। ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटीज़ में आरजीपी लेंसेज ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते। अभी तक हमने जो ऑप्शंस पढ़े वो कॉर्नियल ओपेसिटीज़ को ट्रीट करने के थेरेपेटिक ऑप्शंस थे, मतलब कि उनसे पेशेंट की विजन और सिम्टम्स इम्प्रूव किए जा सकते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में आई में कोई विजुअल पोटेंशियल नहीं होती है। पेशेंट को कॉर्नियल ओपेसिटी के साथ कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ऑप्टिक एट्रोफी, ग्लोकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, जिनकी वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी अगर ट्रीट भी की जाए तो भी पेशेंट की विजन इंप्रूव होने की उम्मीद नहीं होती है। फिर भी ये पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं क्योंकि ये ओपेसिटीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती, स्पेशली अगर पेशेंट यंग हो तो उसे ये बात ज़्यादा खलती है। कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ कॉस्मेटिक ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉर्नियल टैटूइंग। कॉर्नियल टैटूइंग को केरेटोपिगमेंटेशन भी कहा जाता है। केरेटो मतलब कॉर्निया। कॉर्नियल टैटूइंग एक बहुत पुरानी टेक्निक है। कॉर्नियल टैटूइंग में कई तरह की इंक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि इंडियन ब्लैक इंक, गोल्ड, प्लैटिनम। कॉर्नियल टैटूइंग करने के काफ़ी तरीके होते हैं। एक होता है इम्प्रेग्नेशन मेथड, जिसमें हम कॉर्निया में स्ट्रोमल पंक्चर करके इंक डाल देते हैं। इंट्रास्ट्रोमल लैमिनर डिसेक्शन करके डाई इंजेक्ट किया जा सकता है। ये लैमिनर डिसेक्शन मैनुअली कर सकते हैं या फिर एक्साइमर लेज़र या फेम्टोसेकंड लेज़र से भी की जा सकती है। टैटूइंग की कुछ शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि रेडनेस, वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में डाई का फेड हो जाना या एपिथेलियल इनग्रोथ हो जाना आते हैं। कॉर्नियल टैटूइंग उन केसेस में की जा सकती है जो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए सूटेबल नहीं होते। तो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस एक और ऑप्शन होता है कॉर्नियल ओपेसिटी को कॉस्मेटिकली मैनेज करने का। इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को आइरिस इम्प्रिंट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी कहा जाता है। इस पिक्चर में आप कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस देख सकते हैं। आइरिस इम्प्रिंट लेंस का कॉस्मेटिक रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये लेंस ठीक से फिट बैठे इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट की कॉर्नियल सरफेस स्मूथ हो।
तो ये थी हमारी वीडियो कॉर्नियल ओपेसिटी की ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ये सेम वीडियो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे भी देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।